नमस्कार। खबरों के धुआंधार बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हम फिर हाजिर हैं तेवर एक्शन और ब्रेकिंग न्यूज से भरपूर बिल्कुल नया बुलेटिन लेकर अभी यानी हर वो खबर जो आपके लिए जरूरी है आपको मिलेगी अभी। आज खबरों में बात करेंगे संसद में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर कैसे मचा है घमासान। योगी की मां को गाली देने वाला मौलाना कैसे बुरी तरह फंस गया। संभल में आज कहां चल सकता है बुलडोजर। दिल्ली के तरुण मर्डर केस में क्या है नया अपडेट। ट्रंप ने अब ईरान को क्या दी है धमकी और बताएंगे आपको तेल संकट से कैसे पाकिस्तान में मचा है हाहाकार। पहली बड़ी खबर तो पार्लियामेंट से ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे चुकी है। अविश्वास प्रस्ताव पर आज लोकसभा में चर्चा होगी। लोकसभा में चर्चा के लिए 2 दिन का वक्त निर्धारित किया गया है। आज लोकसभा में प्रस्ताव आने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी की ओर से किरण रिजिजू के अलावा रविशंकर प्रसाद, निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकुर और तेजस्वी सूर्या अपनी बात रखेंगे। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को चर्चा का जवाब देंगे। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिए जाने के बाद ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता से खुद को अलग कर लिया है। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक वो इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय होने के बाद ही दोबारा सदन की कार्यवाही संभालेंगे। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा सोमवार को होनी थी, लेकिन विपक्ष के पश्चिम एशिया के हालात पर सदन में चर्चा कराने की मांग पर विपक्ष अड़ा था और इस वजह से संसद में लगातार हंगामा होता रहा। इसी वजह से सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी थी और चर्चा नहीं हो पाई थी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि आज दोपहर 12:15 बजे से चर्चा की शुरुआत होगी। तो ये मानकर चलिए कि सदन की आज की कार्रवाई भी बहुत हंगामेदार रहने जा रही है। आज किरण रिजिजू चर्चा की शुरुआत करेंगे। सरकार पूरी तरह से ओम बिरला के पक्ष में खड़ी हुई है। विपक्ष एक तरफ अड़ा हुआ है, वो ये चाहता है कि अब लोकसभा स्पीकर पर ओम बिरला को वो नहीं देख सकते। चर्चा में बार बार विपक्ष के सांसदों के द्वारा दिए गए सबमिशन को एक्सपंज करना, उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है। सांसदों का, विपक्ष के सांसदों का निलंबन कर देना, इस बात को लेकर विपक्ष के अंदर नाराजगी है। चाहे चावल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे सरसों हो, चाहे सोयाबीन हो, हमने उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि की है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 44% 10 साल में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है। 44% ये चमत्कार हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ माननीय सभापति महोदय, राज्यों में उत्पादन के बीच में अंतर है। किसी राज्य में ज्यादा हो रहा है, किसी राज्य में थोड़ा कम रह जाता है। और राज्यों में भी, जिलों में कोई जिला उत्पादन में बहुत अच्छा है, कोई जिला पीछे रह गया। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत विजनरी योजना बनाई कि वो जिले जो एवरेज उत्पादन में कम है, जहाँ उत्पादकता कम है, जहाँ सिंचाई की सुविधाएं कम है, जहाँ ऋण का प्रवाह कम है, ऐसे सभी जिलों को नेशनल एवरेज पर उत्पादन में आ जाए, वहाँ उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना बनाई है। ये अद्भुत योजना है। इसमें प्रारंभिक रूप से 100 जिले सम्मिलित किए गए हैं, लेकिन मैं माननीय सदस्य अरुण भारती जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो अपने क्षेत्र की चिंता करते हैं, उसमें उन्होंने ये सवाल उठाया है कि उनके 2 जिले जो आकांक्षी है, जमुई और शेखपुरा, क्या इसको प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना के अंतर्गत लिया जाएगा। मैं उनको धन्यवाद और बधाई देते हुए क्षेत्र की चिंता के लिए कहना चाहता हूं कि अभी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना देश के 100 जिलों में लागू है और 11 विभाग की 36 योजनाओं को
समेकित रूप से क्रियान्वित करने का काम किया जा रहा है। तो अभी तो 100 जिले में ये योजना लागू है। आगे जब विचार होगा तो जरूर विचार करेंगे, लेकिन मैं साथ भी ये जरूर कहना चाहता हूँ, तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। विपक्ष अभी भी हंगामा कर रहा है, जमकर नारेबाजी कर रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को फेल्ड नेता प्रतिपक्ष बताया और कहा कि उन्हें ना संविधान की समझ है और ना ही रूल बुक की। उनको स्पष्ट पता है कि स्पीकर के ऊपर पूरे सदन का कॉन्फिडेंस है। उनके खुद के अलायंस के मेंबर भाग रहे हैं इस डिबेट से। इंडिया अलायंस में तोड़फोड़ है, कोई तैयार नहीं है कांग्रेस का समर्थन करने। इसलिए वो एक डिबेट, एक मोशन एडमिट होने के बाद दूसरा मोशन लाकर एक प्रकार से भाग रहे हैं। राहुल गांधी जी एक फेल्ड लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। ना कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं, ना नैतिकता समझते हैं, ना उनको कोई पार्लियामेंट के प्रोसेस, प्रोसीजर, रूल बुक किसी में दिलचस्पी है, समझ है। और उनके काम करने के ढंग से ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस इज अ डायरेक्शनलेस, कंप्लीटली फेल्ड ऑपोजिशन पार्टी। कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया, तो अब वहीं टीएमसी देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि इसके लिए टीएमसी ने इंडिया गठबंधन के साथियों से बात कर ली है और इसे लेकर इंडिया गठबंधन में सहमति भी बन गई है। बताया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इसे लेकर सहमति दे दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए तृणमूल कांग्रेस महाभियोग के प्रस्ताव की ड्राफ्टिंग कर रही है। आपको बता दें, सीईसी के खिलाफ राज्यसभा या लोकसभा कहीं भी महाभियोग लाया जा सकता है। अगर राज्यसभा में लाना है तो कम से कम प्रस्ताव पर 50 सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए और अगर लोकसभा में यह प्रस्ताव लाना है तो 100 सांसदों के हस्ताक्षर की आवश्यकता है। आप लोग मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग ला रहे हैं, उसमें क्या सच्चाई है और क्या नाराजगी आपकी मुख्य चुनाव आयुक्त से है? हाँ, हम लोग मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन या रिमूवल का मोशन लाने चाहते हैं। ये बात हम ऑल पार्टी मीटिंग में भी कल उठाए थे। शायद आजकल के अंदर इसको फैसला होगा। हमारा एसआईआर जो किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके बारे में हमारा आपत्ति है, जो हम बताए हैं। कलकत्ता में भी सीईसी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। जिस ढंग से एसआईआर बना, इसमें हम खुशी नहीं हैं और लगभग 60 लाख नाम अभी भी एडजुडिकेशन में है। हम चाहते हैं इसको बारे में फाइनल फैसला किया जाए, उसके बाद चुनाव का व्यवस्था करें। तो आज या कल में आ जाएगा और सभी जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने सहमति भी जता दी है। हाँ, सभी अपोजिशन पार्टी सहमति जता दिया। और इस बीच एक बड़ी खबर संभल से आ रही है, जहां एक बार फिर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। संभल की शाही जामा मस्जिद के इमाम आफ्ताब हुसैन और उनकी फैमिली पर सरकारी जमीन कब्जे का आरोप है, जिसके खिलाफ अब प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। कोर्ट के आदेश के बाद कब्जाई गई करीब 2 बीघा जमीन को खाली कराने के लिए प्रशासन ग्राउंड पर उतर गया है। किसी भी वक्त बुलडोजर एक्शन हो सकता है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर मस्जिद, दरगाह और मकान का निर्माण किया गया था, जिसे अब खाली कराने का निर्देश दिया गया है। संभल में चंदौसी रूट पर सैफ खां सराय गांव में अवैध कब्जा किया गया है। सरकारी जमीन पर मस्जिद, दरगाह और मकान बनाया गया है। मस्जिद और दरगाह की जिम्मेदारी संभल शहर की जामा मस्जिद के इमाम आफ्ताब हुसैन संभालते हैं। मकान में जामा मस्जिद के इमाम और उनके भाई का परिवार रहता है। इमाम का दावा है कि यह उनकी पुश्तैनी जमीन है, जहां पहले से ही दरगाह बनी थी, बाद में उनके पिता की मजार बनाई गई है। संभल जिला प्रशासन अब एक्शन मोड में है। इस पूरे मामले में नोटिस के बाद शाही इमाम आफ्ताब हुसैन ने
हाईकोर्ट में अपील की थी, जहां से उन्हें झटका मिला। इसके बाद तहसीलदार कोर्ट ने अपील के लिए समय देते हुए आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए। 7 मार्च 2026 को मामले में अंतिम बहस हुई। अब एक्शन की तैयारी है। सराय में संभल चंदौसी मुख्य मार्ग पर सड़क के किनारे की गाटा संख्या 452 रकबा 2 बीघा, इस पर इनके द्वारा रिलीजियस स्ट्रक्चर और आवास बना करके कब्जा कर लिया गया है और इस पर धारा 67 की कार्रवाई की गई। उस कार्रवाई में 6 माह तक इनको अवसर दिया गया, परंतु ये कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। यद्यपि इनका खुद भी कहना है कि इस पर तो मेरा कब्जा ब्रिटिश काल से है। तो इस प्रकार से ग्राम सभा की संपत्ति पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध शासन की मंशा के अनुरूप जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए उनके खिलाफ बेदखली का आदेश पारित किया गया और 7 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। हमारे सहयोगी रुचि कुमार इस खबर पर जुड़ गई हैं। रुचि, अब जितने भी वाद विवाद थे वो समय चला गया जो कोर्ट की दहलीज पर हो रहे थे। अब तो एक्शन का समय है। क्या तैयारियां हुई हैं? और जब एक्शन होगा तो फिर उसका रिएक्शन भी होगा, तो उसे भी कंट्रोल करने के लिए क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, वैसे भी संभल बहुत सेंसिटिव इलाका है मीनाक्षी, आप देखती रहती हैं कि वहाँ किस तरह से सांप्रदायिक माहौल थोड़ी सी बात पे ख़राब हो जाता है। तो जाहिर है कि प्रशासन पूरे एहतियात बरतेगा, लेकिन अभी जो ये नोटिस दिया गया है, ये जो संभल चंदौसी मार्ग पे ये मस्जिद, मज़ार और मकान है, 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है। अब कल नोटिस सर्व हुआ है, 1 हफ्ता मिला है कि वो अपना वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि ये सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है, ग्राम समाज की ज़मीन है और यहाँ पर कब्ज़ा करके इतना बड़ा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। लेकिन जो मस्जिद का पक्ष है, इमाम साहब बार बार ये कह रहे हैं कि ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने का है, ये सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधीन आता है, लेकिन वो कुछ कागज़ पेश नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रशासन की पूरी तैयारी है, क्योंकि जिस तरह से कानून काम करता है, पहले नोटिस दिया जाता है और 7 दिन का समय दिया गया है। 6 अब 1 दिन निकल गया है, 6 दिन प्रशासन इंतज़ार करेगा और उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई हो सकती है। मीनाक्षी, बिल्कुल रुचि, लगातार कार्रवाई की तैयारी है और संभल में तो हम देख रहे हैं कि प्रशासन की नजर हर एक उस अवैध कंस्ट्रक्शन पर है जो इलीगल तरीके से बनाया गया, कब्जा किया गया और खासकर वहां धार्मिक जो इमारतें हैं उनको खड़ा कर दिया गया है। अब जो दूसरा पक्ष है रुचि, उनका क्या कहना है इस पूरे मसले पर? देखिए, जो पक्ष है, जो शाही इमाम है, उनका ये कहना है कि ये जो पूरी मस्जिद है और मज़ार है वो अंग्रेज़ों के टाइम की बनी हुई है और जो मकान बना है वो उनकी निजी संपत्ति है। उनका कहना है कि अंग्रेज़ों के टाइम से यहाँ पर उर्स भी होता आया है और इधर बहुत सालों से सरकार उर्स की परमिशन भी देती है। उनका ये कहना है, दावा है कि ये सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है ये ज़मीन जी। तो अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है तो सवाल यही उठता है कि वो सारे कागज़ पेश क्यों नहीं कर पा रहे। तो आपको मालूम है कि 7 करोड़ रुपया जुर्माना है। जगह जाएगी, मस्जिद जाएगी, मज़ार जाएगा, मकान जाएगा। एक बात तो उत्तर प्रदेश में बड़ी तय है कि अगर जमीन पर अवैध तरीके से किसी ने भी कब्जा किया हुआ हो, वो कोई भी कम्युनिटी क्यों ना हो, एक्शन तो लिया जाएगा और वही एक्शन की तस्वीर हम देखेंगे। बहुत शुक्रिया रुचि, आप नजर बनाए रखें। और सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर अभद्र टिप्पणी को लेकर मौलाना सलीम की टेंशन बढ़ गई है। मौलाना सलीम के खिलाफ यूपी के 83 थानों में एफआईआर दर्ज हुई है। पूरे यूपी में मौलाना सलीम के बयान के खिलाफ आक्रोश है। लखनऊ, अलीगढ़, बलरामपुर समेत कई शहरों में प्रदर्शन किया गया है। आरोपी मौलाना की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। हिंदू संगठनों की ओर से कल पुतला दहन भी किया गया। आरोपी मौलाना की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि आरोपी मौलाना सलीम का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो गौमांस को लेकर सीएम योगी की मां से तुलना कर रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा। आरोपी मौलाना के खिलाफ एक्शन की मांग तेज हो गई है। आपको पहले मौलाना सलीम का वो वायरल बयान सुनाते हैं जिसको लेकर इतना घमासान मचा हुआ है। योगी जी की अम्मा का गोश्त लिया के खा देते, आप मटन खा लेते, आप मांस खा लेते। एक विवादित टॉपिक है, उधर नहीं जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में पता कैसा कानून बना, पूछिए दिल साहब से। दिल साहब के इलाके में जाना हुआ,
अगर किसी के पास योगी जी की अम्मा का मांस, हमारे हिंदू भाई बुरा नहीं मानिएगा, आई रेस्पेक्ट योर माता जी, प्रोचितम भक्षण माम साम वैष्णव, हम आपका सम्मान करते हैं आपके अकीदे का, लेकिन आपको ये दावत भी देते हैं कि अकीदा इस्लाम से ज्यादा बेस्ट कोई अकीदा नहीं है। पता ना क्या कानून बना, अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए, मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर दो। हंगामा बढ़ता हुआ देख अब मौलाना ने गिरफ्तारी से बचने के लिए नया वीडियो स्टेटमेंट जारी किया है। दावा यह किया है कि वीडियो 2 साल पुराना है और उनकी बात को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, जबकि उन्होंने योगी की मां के बारे में कुछ नहीं कहा, जबकि साफ सुनाई दे रहा है वो जो भी कह रहे हैं बड़ा स्पष्ट है, इसमें तो कोई कुछ तोड़ मरोड़ कर ही नहीं सकता। आप खैर ये नया बयान सुने। मेरी तकरीर गलत तरीके से पेश की जा रही है। वो वीडियो रमज़ान के महीने का नहीं है, बल्कि 4 मई सन 2024 का है, यानी अब से तकरीबन 2.25 साल पुराना वीडियो है। और दूसरी बात यह कि उसमें जो बात पेश की गई है उसको आधा पेश किया गया है और आधी बात छुपा कर रखी गई। माता को उर्दू में हमने इस्तेमाल किया है अम्मा, तो चूंकि योगी जी की तरफ से यह कानून बना तो इसलिए हमने बोल दिया योगी जी की अम्मा का गोश्त। चूंकि वहां पे गाय माता का गोश्त का तज़किरा है तो योगी जी की रियल अम्मा का गोश्त मुराद लेना गलत है। वो मेरी नीयत भी नहीं है, वो इंटेंशन भी नहीं है। मैं वेदों का अध्ययन भी करता हूँ, मैंने गीता वगैरह ये सारे इसके ऊपर हमारी स्पीचेस भी होती हैं। मैंने कभी भी आपके किसी अकीदे को गलत तरीके पर नहीं पेश किया है। मैं सम्मान करता हूँ आपके अकीदे का, आपके कॉन्सेप्ट का। अगर अल्फाज का गलत इस्तेमाल हुआ है तो उसके लिए मैं बिल्कुल माफी का तलबगार हूँ। अब बात करेंगे बरेली की, जहां कट्टरपंथी सोच को दर्शाने वाला एक रील को लेकर बवाल मच गया है। दरअसल मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध को लेकर सलीम अंसारी नाम के शख्स ने भड़काऊ रील बनाया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। 12 सेकंड के इस रील में कट्टरपंथी और मजहबी अटैक की कोशिश सामने आई है, जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध दर्ज कराया। आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर छानबीन भी कर रही है। आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। और इस वक्त आपको लोकसभा लिए चलते हैं। निशिकांत दुबे क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 3 बड़े लक्ष्य तय किए हैं। एक, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, दूसरे, किसान को ठीक दाम देना और तीसरे, पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना। और इसके लिए उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण, प्राकृतिक खेती, ऐसी कई योजनाएं, इसके लिए अनेकों योजनाएं प्रारंभ किए। और इन्हीं का परिणाम है माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज रिकॉर्ड उत्पादन देश में हो रहा है। लगातार हो रहे हंगामे के बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी बात रख रहे थे और इसी हंगामे पर कुछ निशिकांत दुबे की तरफ से भी बोला गया, विपक्ष की तरफ से जो हंगामा किया जा रहा था। खैर, शिवराज जी अपनी बात जारी रखे हुए थे। बात दिल्ली के तरुण मौर्य केस की भी कर लेते हैं, जहां भाईजान की पार्टी कूद पड़ी है। जी हां, एआईएमआईएम नेता ने बेहद ही शर्मनाक बयान दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तरुण के मर्डर पर ओवैसी की पार्टी का शर्मनाक बयान सामने आया। दिल्ली एआईएमआईएम के अध्यक्ष शोएब जमई ने कहा कि सेल्फ डिफेंस में तरुण का मर्डर हो गया। शोएब जमई ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई थी। तरुण जिम से लड़कों को साथ लेकर मारपीट करने पहुंचा था। इसी दौरान खुद के बचाव में तरुण की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हो गई। दिल्ली के उत्तम नगर में होली की रात तरुण की हत्या कर दी गई थी। मुस्लिम पक्ष के 18 से 20 लोगों ने लाठी डंडों और ईंट सरिया से उसे बेरहमी से पीटा था। इस मामले को ओवैसी की पार्टी के नेता सेल्फ डिफेंस में की गई हत्या बता रहे हैं। उधर तनावपूर्ण हालात को देखते हुए उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। दरअसल होली की रात तरुण के घर की एक बच्ची रंगों से भरा गुब्बारा फेंक रही थी। इसी दौरान नीचे खड़ी मुस्लिम महिला को रंग लग गया, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष के लोगों ने तरुण के घर पर हमला कर दिया था। तरुण उस वक्त घर पर नहीं था। रात 11 बजे जब वो घर लौट रहा था तब रास्ते में उसे घेरकर बुरी तरह से पीटा गया था। इस मामले को शोएब जमई सेल्फ डिफेंस में की गई
हत्या बता रहे हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और उसको बहुत ही गलत तरीके से एक नैरेटिव पेश किया जा रहा है। झगड़ा इस बात पर बढ़ गया कि एक महिला के साथ छेड़खानी हुई और वो रो करके कह रही है, आ रही है क्या हुआ उसके घर में। जो खबरें छुपाई जा रही है, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। क्या सवाल उनसे नहीं होगा? झगड़े हुए, दोनों तरफ के लोग घायल हुए, एक नाबालिग बच्चे को सर में चोट लगी, दूसरे मुस्लिम पक्ष के जो लोग थे उनको भी बहुत गंभीर चोटें आई हैं। उनमें से एक लड़का, ये तरुण, जो अनफॉर्चुनेटली जो है इसमें जाँ-बहक हो गया। ये भी जिम से जो है कई बंदों को लेकर के आया था मारपीट करने के लिए। अब वो परिवार क्या करे? सेल्फ डिफेंस ना करे? और ये कौन सा है आपका माइंडसेट? आप मोलेस्ट करते हैं, उसके बाद कहते हैं बुरा ना मानो। दिल्ली में तरुण की हत्या के मामले में पुलिस पूरी तरह एक्टिव है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दी। तरुण हत्याकांड में दिल्ली पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। 16 आरोपियों को दबोचा गया है। 3 महिलाओं समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें आरोपी 2 नाबालिग भी हैं जो डिटेन किए गए हैं। उत्तम नगर की जीजी कॉलोनी में अब भी भारी पुलिस फोर्स तैनात है। आपको बता दें, इस मामले में पुलिस ने अभी तक का क्या एक्शन लिया है। दिल्ली पुलिस एक्शन में है और कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उधर उत्तम नगर में भारी पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया। 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 3 महिलाएं हैं, 2 नाबालिग हैं। जेजे कॉलोनी में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक आरोपी के घर बुलडोजर एक्शन हो चुका है। तनाव को देखते हुए जेजे कॉलोनी में पुलिस के साथ ही सीआरपीएफ और आरएएफ की टीमें भी तैनात की गई हैं। जिन 2 नाबालिगों को डिटेन किया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। अभी तक हम इसमें 16 लोगों को अप्रीहेंड कर चुके हैं, जिसमें 14 अडल्ट हैं और 2 माइनर हैं। इसमें और जो 14 अडल्ट हैं उसमें 3 महिलाएं भी इंक्लूड है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस घटना की शुरुआत 4 मार्च को ये एक बच्ची द्वारा जो गुब्बारा फेंकने पे हुई थी, उससे स्टार्ट हुई थी। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी तक हमारी ये जारी है। तो जैसे जैसे लोगों के नाम पता चलेंगे हम उसमें फर्दर एक्शन लेते जाएंगे। अब देखिए, तरुण को इंसाफ दिलाने के लिए तमाम हिंदू संगठन मोर्चे पर डटे हुए हैं। इस बीच क्रिकेटर शिखर धवन ने भी इस मामले पर चिंता जताई है। बड़ी खबर यह है कि तरुण मर्डर केस में शिखर धवन का भी बयान सामने आया है। क्रिकेटर शिखर धवन ने तरुण की हत्या पर दुख जताया। उन्होंने एक्स पोस्ट के जरिए इस घटना की निंदा की है और कहा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक्स पर उन्होंने लिखा है कि उत्तम नगर में तरुण कुमार की दुखद मृत्यु से मैं बेहद दुखी हूं। यह अत्यंत दुखद है कि होली के दौरान एक बच्चे द्वारा पानी का गुब्बारा फेंकने जैसी छोटी सी घटना हिंसा में तब्दील हो सकती है। मानवता को कभी भी इस स्तर तक नहीं गिरना चाहिए। उनके परिवार के लिए मेरी प्रार्थनाएं हैं और आशा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तरुण की हत्या के पीछे पुरानी रंजिश का मामला है। द्वारका के डीसीपी ने कहा कि दोनों परिवार एक दूसरे को 50 साल से जानते हैं। मतलब ये साफ है कि होली के दिन छोटी सी घटना एक बहाना बन गई और दुश्मनी में तरुण की हत्या हो गई। दोनों फैमिली जिनमें झगड़ा हुआ, लगभग वो 50 साल से एक दूसरे को जानते हैं। मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले दोनों पक्ष, और लगभग 1965 के बाद से ये राजेंद्र नगर में रहने लगे। उसके बाद 2004 के बाद से यहाँ पे जो हमारा उत्तम नगर है वहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो इनके घर आमने सामने और साथ में भी इनके घर हैं। तो दोनों ही पक्षों की 2-3 फैमिलीज यहाँ पे इकट्ठा रहती हैं। तो झगड़े की शुरुआत जैसे कि पहले बताया कि गुब्बारा फेंकने की हुई, जिसके फिर पहले उसमें महिलाएं सम्मिलित थी। उसके महिलाओं के सम्मिलित होने के बाद उसमें पुरुष भी सम्मिलित हुए। तो और उसमें जो था लोगों को चोट लगी। तो इसमें हमने प्रॉपर इसमें एक्शन लिया है और जो भी है इसमें उसमें लोगों पे हम लोग पूरा कार्रवाई करेंगे। देश की राजधानी में अपराधी लॉ एंड ऑर्डर को लगातार चैलेंज कर रहे हैं। इनमें नाबालिग अपराधियों ने पुलिस की नाक में दम कर दिया है। बड़ी खबर दिल्ली के मालवीय नगर से है। दिल्ली में मणिपुर की महिला से मारपीट का मामला सामने आया। वारदात मालवीय नगर के एक पार्क की बताई जा रही है। आरोप के मुताबिक महिला अपनी दोस्त के साथ पार्क में टहल रही थी। उस वक्त कुछ नाबालिग लड़कों ने उन पर कॉमेंट पास किया। महिला ने जब विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें महिला को हल्की चोट भी आई है। महिला मणिपुर की रहने वाली है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए 4 नाबालिगों को
हिरासत में ले लिया है। मारपीट की घटना रविवार शाम को हुई थी। पुलिस ने सोमवार को चारों आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपियों से हमले में इस्तेमाल किया गया बेल्ट भी बरामद कर लिया है। एक्चुअली ऐसे हुआ था, कल शाम को मेरी जो बहन है ये पार्क में अपनी एक दोस्त है, वो ट्रांसजेंडर है, सी से ट्रांसजेंडर, वो दोनों पार्क में वॉक के लिए निकले थे शाम को 5:30 बजे 6 बजे के आसपास। वहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे थे। जो बच्चे जो वहाँ पे जो खेल रहे थे वो बच्चे उन्होंने कुछ कमेंट पास किया था, थोड़ा गंदा गंदा कमेंट पास किया था। तो उसके बाद ना इन लोग ने रेजिस्ट किया कि ऐसे कमेंट पास मत किया करो। उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग जो इन लोगों का जो ऑब्जेक्ट किया उसको सुन के, ऑब्जेक्शन जो सुन के ना उन लोग ने थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया। और उसके बाद तो जैसे पहले बोल रहा था उससे ज़्यादा गंदे गंदे बातें बोलने लगा। जो वो गंदे बातें बोलने लगे तो इन्होंने कहा कि बच्चे होकर ऐसे गंदे बातें क्यों करते हो। तो ये सुन के और भी खराब लग गया उन लोगों को। देन दे स्टार्टेड अटैकिंग देम। फर्स्ट दे पंच हर फेस, उसके मुंह में पंच मारा और यहाँ पे पूरा ग्रीन है उसके फेस में, अभी हम नहीं दिखा सकते। जैसे ही ये कॉल मिली तो इमीडिएटली मालवीय नगर थाना और साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से जो है एक्शन तुरंत किया गया। हमारी टीम्स मौके पे पहुंची। हम लोगों ने जो विक्टिम थी उसको रीच आउट किया और हमारी दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल प्रोटेक्टिव यूनिट है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, उसकी टीम्स भी विक्टिम से मिलकर के उनको सहायता दी गई। उनका मेडिकल जो है करवाया गया और मेडिकल में जो है उनको 2 छोटी चोटें जो हैं वो पाई गई और उनकी कंप्लेंट और उनके बयान के हिसाब से हमने केस रजिस्टर किया और केस में त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने लोकल इंटेलिजेंस पे और लोकल अपने नेटवर्क के थ्रू जो है 4 जुवेनाइल्स को अभी तक जो है अप्रहेंड किया है और जो है इन जुवेनाइल्स के पास से वो बेल्ट जो है हमने रिकवर की है जिससे उस विक्टिम को मारा गया था। देश में जहर के सौदागर लोगों की जान लेने पर आमादा है। इसकी एक और वानगी सामने आई है। बड़ी खबर जयपुर से है। जयपुर में अमूल कंपनी के एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स जब्त किए गए हैं। नॉन डेयरी फूड प्रोडक्ट्स पर नई डेट लगाकर बाजार में बेची जा रही थी। खाद्य विभाग ने एक निजी फर्म में छापेमारी कर 1.5 लाख किलो एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट्स बरामद किए हैं। छापेमारी के दौरान 12,000 कार्टन्स मिले। इनमें अमूल के एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स थे। इनमें 3,000 कार्टन्स में तो डेट चेंज कर दी गई थी और बाजार में इन्हें खपाने की पूरी तैयारी थी। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने डेट मिटाने का केमिकल बरामद किया। ये छापेमारी जयपुर के खोनागोरियन इलाके में हुई। 181 हेल्पलाइन पर फूड सेफ्टी कमिश्नर को इस गोरख धंधे की शिकायत मिली थी। अब लोग जब जागरूक होते हैं तो फिर अधिकारियों का काम भी कितना आसान हो जाता है। अगर आप भी ऐसी कोई मिलावटखोर अपने आसपास देखें या इस तरह की काला बाजारी भी अगर आप देखें, आप अपनी आइडेंटिटी छिपाते हुए भी आप कंप्लेन कर सकते हैं और कंप्लेन करने के बाद फिर आप देखिए आप कितने लोगों को इस जहर से बचाएंगे। उसकी एक सबसे बड़ी वानगी जयपुर में हुई ये ताज़ा रेड है, ये ताज़ा छापेमारी है।